हेलो एंड वेलकम टू एमए टीवी कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम में आपको पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, वादी कश्मीर, जम्मू लद्दाख से मुतालिक जानकारियां देते हैं। तो इसी हवाले से आज हमारा प्रोग्राम इंतहाई अहम है। जैसा आपने देख लिया होगा थंबनेल पे, जेनोसाइड इन कश्मीर, ये हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं कुछ खबरें हैं मेरे पास जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उनमें एक तो ये है कि तहरीक इत्तफाक राय जो है एक तंजीम जो कि जम्मू पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में है, उनके तर्जुमान ने कहा है कि जो है वो लोग भूख से मर रहे हैं। और दूसरी तरफ मकबूजा जम्मू कश्मीर के वजीर आजम तनवीर इलियास ने जश्न बहरा के लिए पूरा बोर्ड बना दिया। तो वो सवाल कर रहे हैं कि ये बोर्ड आपने बनाया किस लिए बनाया है? लोगों के पास तो जश्न मनाने का टाइम नहीं है, लोग तो आटे की तलाश में दर बदर फिर रहे हैं। कल 20 जनवरी है। कल नकियाल में बहुत बड़ा एक एहतजाजी मुजाहरा जो है वो आटा दो एहतजाजी तहरीक कर रही है, जिसको मुनज़्ज़म किया है समाज बदलो तहरीक ने, और उसकी क़यादत कर रहे हैं शाहनवाज अली शेर एडवोकेट। तो देखेंगे कल ये क्या होता है। इसके अलावा नाजरीन, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जो है वो गिर गई है और तारीख की बदतरीन मंदी जो है वो वहां पे इस वक्त देखने में आ रही है। 200 अरब रुपए जो है वो डूब गए हैं। और इसके ये जो 100 इंडेक्स है 39,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह से भी नीचे गिर गई है। अब जो है वो गिलगित बल्तिस्तान जो है मकबूजा, वहां पे तमाम मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान से चले गए हैं गर्म इलाकों में, पंजाब के इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह। और इस वक्त तमाम काम जो है सरकारी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में ठप हो चुका है। इसके साथ नाजरीन एक्सक्यूज मी, आपको ये बताऊं कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में लैंड रेवेन्यू के जो नॉन गजेटेड ऑफिसर्स हैं, गैर जरीदा मुलाजमीन, उन्होंने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज शुरू कर दिया है। 18 जनवरी से 23 जनवरी तक वो 11 बजे से लेके 1 बजे तक जो है कलम छोड़ यानी पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। और अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो फिर कंप्लीट स्ट्राइक की तरफ जाएंगे। मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जो बल्तिस्तान का रीजन है नाजरीन, वहां से हमें ये खबर आ रही है कि स्कूल चिल्ड्रन की जो बुक्स हैं वो अभी तक उनको दस्तयाब नहीं हुई। और उनके जो पेरेंट्स हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये बुक्स तलाश कर रहे हैं कि बच्चों की किताबें कहां से मिलेंगी। नाजरीन, आज 19 जनवरी है। 19 जनवरी 1990 में कश्मीरी जो हिंदू हैं और कश्मीरी पंडित जो है, इनका जेनोसाइड जो है वो अपने जो है पिनिकल पे पहुंच गया था। और इस दिन जो है 18 जनवरी और 19 जनवरी की रात और 19 और 20 जनवरी की रात जो है लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडितों को अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटियों के साथ, अपनी माओ बहनों के साथ जो है वो कश्मीर से भागना पड़ा, निकलना पड़ा। कुछ लोग इसको एक्सोडस कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये जेनोसाइड है। और लोग निकल के जम्मू गए, इंडिया के शहरों में गए, दिल्ली गए, और फिर वहां से जिनके लोग बैरून मुल्क थे, वो कुछ लोग कश्मीरी पंडित जो है वो दूसरे मुल्कों में भी चले गए। इस हवाले से एक फिल्म बनी थी कश्मीर फाइल्स, जिस पर काफी पाकिस्तान ने तनकीद की। लेकिन अगर आप वो फिल्म देखें तो वो फिल्म जो है वो आप यूं समझ लें कि रुपए में से 4 आने उसमें बयान किया गया है। ज़ाहिर एक फिल्म जो है वो सिर्फ हाईलाइट कर सकती है वाकयात को, लेकिन डिटेल बयान उस तरह से नहीं कर सकती जो ओवर पीरियड ऑफ सर्टेन टाइम वहां पे कश्मीरी पंडितों के खिलाफ किए गए। अब सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। नाजरीन, इसी पे गुफ्तगू करने के लिए, कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ जो है वो द न्यू इंडिया एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसकी फाउंडर है और चीफ एडिटर इन चीफ मेरे साथ मौजूद हैं। और ये इनका नाम है आदित्य टीकू सिंह। तो इनको हम वेलकम करते हैं। और ये खुद भी डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित। वेलकम टू द शो जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया? आरती टिक्कू सिंह जी, आरती टिक्कू सिंह।
तो आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप वैसे भी इंडिया के कई चैनल्स पे आती रहती हैं, जहां आप कश्मीरी पंडितों की जो फ्लाइट है, जो उनकी स्ट्रगल है, उसको हाईलाइट करती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज आप पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की ऑडियंस को जहन में रख के उनको ये समझाने की कोशिश करें अपनी गुफ्तगू में कि ये जेनोसाइड कैसे शुरू हुआ और इसकी इब्तिदा कैसे हुई, इसमें JKLF का क्या किरदार था और उन गद्दार मुल्लाओं का क्या किरदार था जिन्होंने मस्जिदों से बेहुदा किस्म के ऐलानात करके इस जलती पर तेल का काम किया। जी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्ज़ा, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, ये इनविटेशन दिया, और आज एक बहुत ही अहम दिन पर आपने मुझे बुलाया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अहम दिन इसलिए क्योंकि आज 33rd 33वां होलोकास्ट डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जितने भी विस्थापित कश्मीरी हिंदू लोग हैं जो घर से, अपने वतन से, जिनको जलावतनी दी गई और अपने घर से जिनको भगाया गया, निकाला गया, तो आज हम 33वां साल की जो 33वें साल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि 33 साल पहले मैं एक छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे मेरी याददाश्त बहुत शायद उस समय में वो फ्रीज हो गई है। उस वक्त जो हमारे साथ हुआ, ट्रॉमाटाइज हो गई ना जो आपकी मेमोरी उस वक्त, एक बच्ची की मेमोरी वो ट्रॉमाटाइज होगी, वो इम्प्रिंट हो गया आपकी मेमोरी में। जी जी। बिल्कुल, तो वो मेरे जहन में जो है वो इतना फ्रीज हो गया है कि मुझे सब एक एक चीज बहुत क्लियरली याद है कि क्या हुआ और किसने किया, और हम लोगों के साथ जो हुआ उसके लिए किसने आवाज उठाई और किसने नहीं उठाई। ये, इससे पहले कि मैं आपको कहूँ कि हम लोगों को किसने भगाया और हम लोग किस सिचुएशन में हम लोग बेघर हो गए, पहले मैं आपकी जो ऑडियंस है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, उन लोगों को थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूंगी कि 1989 90 जब ये हम लोगों का एग्जोडस हुआ, उससे पहले क्या हो रहा था कश्मीर में। जी जी। सबसे पहली बात कि मेरे माँ बाप, मेरी जो फैमिली है, उन्होंने हमें कभी ये नहीं सिखाया कि मजहब जो है वो एक दरार है, या हिंदू मुसलमान जो है उनके बीच में कोई नफरत की कोई दीवार है। कभी सिखाया नहीं, कभी उन्होंने कभी माना नहीं। तो मैं उस माहौल में पैदा हुई, उस माहौल में बड़ी हुई, जहाँ पे कश्मीरी मुसलमान लोग हमारे घर पे आते थे, और मेरे वालिद, मेरे जितने भी अंकल्स थे, वो कश्मीरी मुसलमान दोस्तों के यहाँ जाते थे। हम मेरी माँ जो है सूफी जो श्राइन्स है कश्मीर की, वहाँ जाती थी। कश्मीर का एक माहौल था कि जहाँ पे ज़ियारतें जितनी भी थी सेंट्स की, वहाँ पे मुसलमान भी जाते थे, हिंदू भी जाते थे। वो अलग बात है कि ये जो सिंक्रेटिक कल्चर था कश्मीर का, उसमें कश्मीरी हिंदुओं को का बहुत बड़ा योगदान था कि उस सिंक्रेटिक कल्चर को पनपने दिया, उस सिंक्रेटिक कल्चर को खड़ा किया और उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि कश्मीरी हिंदू सिस्टमैटिकली उनका जेनोसाइड कश्मीर में 14वीं शताब्दी से होता आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद कश्मीरी हिंदू हमेशा सेक्युलरिज्म की बात करता था। कश्मीरी हिंदू हमेशा प्लूरलिज्म की बात करता था। कश्मीरी हिंदू जो है वो सोशलिज्म, मार्क्सिज्म की बात करता था कश्मीर में। तो अब उस माहौल में मैं खड़ी हुई, पली बड़ी, और 1986 में 1986 में बहुत बड़े हमले होते हैं कश्मीरी हिंदुओं पर, जो कश्मीर में रह रहे थे। जमाते इस्लामी
जिनका जिनका रिलेशनशिप पाकिस्तान के जमात इस्लामी के साथ है, और वही मदूदी की जो आइडियोलॉजी और जमात इस्लामी का जो एजेंडा कश्मीर में शुरू से ही 1942 से ही शुरू होके उनका ये एजेंडा रहा कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ हिंदू मुसलमान जो है वो दो नेशंस है, टू नेशन थ्योरी जिसको कहते हैं, वो टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते थे, वो निज़ाम मुस्तफ़ा में बिलीव करते थे, और वो शरिया कानून में यकीन रखते थे। तो ये जमात इस्लामी ने हमले शुरू किए कश्मीरी हिंदुओं पे, बहुत सारे मंदिर जलाए गए, बहुत सारी कश्मीरी हिंदुओं की प्रॉपर्टी जलाई गई, और खूब मारा पीटा कश्मीरी हिंदुओं को 1986 में। तो मैं 1986 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि 1989-90 जो है अचानक से कुछ हो गया और कश्मीरी हिंदू जो है भगाए गए कश्मीर से। उसकी तैयारी जो है, जेनोसाइड की जो तैयारी है, पहले से ही हो रही थी। 1980s में ही काफी जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए लिया अमेरिका से, वो सारा माल जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन, उस माल में से कुछ सामान जो है कश्मीर भी भेजा गया। और साथ ही साथ उन्होंने जो जिहादी जिहादी जो ज़ियाउल हक ने खड़े किए, जिहादी कैंप्स शुरू किए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में कैंप्स लगाए गए। और इसीलिए मैं आपकी ऑडियंस को याद दिलाना चाहती हूँ कि कोई तो था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जिन्होंने वो जिहादी कैंप चलाए, जिन्होंने उन लोगों का साथ दिया जो बाद में 1989 90 में कश्मीरी हिंदुओं का जिन्होंने नरसंहार जेनोसाइड किया कश्मीर में। तो ये लोग कहाँ से आए? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से आए। ये लोग पूरा जो एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो क्रॉस करके आए। कई सारे लोग इंटरनेशनल बॉर्डर जो है जम्मू का वो क्रॉस करके आए, और इन्हीं लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो 1970 से इन्होंने शुरू किया और जिसको इन्होंने ट्रेन किया, इन्होंने पीओजेके में, यही लोग जो है 89-90 में जमात इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जमात इस्लामी का जो टेरर ग्रुप था उसका नाम हिजबुल मुजाहिदीन, सईद सलाउद्दीन इनके सरगना जो पीओजेके में रहते थे, और उन्होंने वहां से जहाद चलाया, इस्लामिक जहाद कश्मीर में भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ। और जब ये सब हो रहा था 1986 में, तो उस वक्त ही कश्मीरी हिंदू इतने डर गए कि कि ये कहीं ना कहीं लगने लगा कि हिंदुओं को बचाने के लिए कोई सामने नहीं आएगा, क्योंकि सरकार जिनकी थी इसमें जम्मू यासीन मलिक कश्मीर। का क्या किरदार था? जो जेकेएलएफ का आपने जिक्र किया, इसलिए मैं जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना बिल्कुल चाहेंगे कि यासीन मलिक का क्या रोल था इसमें? बिल्कुल, देखिए यासीन मलिक तो एक लुच्चा लफंगा, एक बहुत ही लो लाइफ जिसको कहते हैं, उस तरह का गुंडा था श्रीनगर का। और ये एक स्टूडेंट फ्रंट, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से पहले एक स्टूडेंट यूनियन बनाया था, इस्लामिक स्टूडेंट यूनियन, तो ये उससे निकला। पर इनको बनाने वाले जो लोग थे वही रियासत में जो है वो हुकूमत भी कर रहे थे। इनका जेकेएलएफ का काफ़ी संबंध जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी रहा। इनका काफ़ी संबंध पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो जेकेएलएफ था, अमानुल्लाह खान जो है, उनके साथ भी इनका काफ़ी रिश्ता रहा। और उनके कहे पे ही ये लोग पीओजे के गए, वहाँ आर्म्स ट्रेनिंग की, और जब ये वापस लौट के आए 89 में, 88-89 में, तो इन्होंने निशाने पे रखा कश्मीरी हिंदुओं को। तो यासीन मलिक जो है
उन्होंने ये जो हाजी ग्रुप कहते हैं उसमें 4 लोग थे, जेकेएलएफ के 4 बड़े लीडर थे। लीडर क्या कहे, गुंडे, बदमाश और आतंकी जो थे, वो इन लोगों ने जेकेएलएफ को बनाया और इन्होंने खड़ा किया और इनका काम था सिलेक्टिवली इन्होंने टारगेट किया कश्मीरी हिंदुओं को। हमारी जो फैमिली थी, मैंने आपको क्यों बोला कि मेरी मेमोरी जो है वो फ्रीज हो गई है, क्योंकि 1 जनवरी 1990, 1 जनवरी 1990, आपके ऑडियंस के लिए बताना चाहूंगी कि हम छोटे बच्चे थे, मेरी बहन, मैं, हम लोग बर्फ में खेलते थे। बर्फ बहुत होती है कश्मीर में जनवरी में, और दिसंबर का आखिरी जी। जो वीक होता है। तो 1 जनवरी को हमने देखा बहुत बर्फ पड़ी थी और हम लोग बाहर निकले देखने के लिए। हम लोग बर्फ इकट्ठी कर रहे थे, स्नोमैन बनाना चाहते थे, बच्चे थे। तो देखा कि दरवाजे पे एक चिट्ठी चिपकी हुई थी। वो चिट्ठी जो थी जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लेटर हेड से आई थी, और उनका जो लोकल कमांडर था उसके दस्तखत भी थे, और लिखा गया था कि अगर आप अपनी जिंदगी चाहते हैं, खैरियत चाहते हैं, तो अपने बीवी बच्चे सारा खानदान लेके यहाँ से चले जाइए, कश्मीर से चले जाइए। और 1989 में जो मुझे याद आता है कि हर रोज हर रोज कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होता था, कहीं ना कहीं एनकाउंटर होता था, कहीं ना कहीं 1989 की बात कर रही हूँ कि रोज कोई ना कोई ये अबडक्शन, किडनैपिंग की खबरें आती थी। और उस वक्त मुझे याद है कि जनवरी 1990, 33 इयर्स अगो की बात जो है, 20-25 कश्मीरी हिंदू जो काफी जाने माने थे, जिनको पूरा समुदाय, पूरी कम्युनिटी मानती थी, और जो कश्मीरी कम्युनिटी के लीडर थे, वो मारे गए। 20-25 कश्मीरी हिंदू। ये 19 जनवरी से पहले की कहानी है कि जब एक एक डिस्ट्रिक्ट में कश्मीरी पंडितों का कोई एक बहुत बड़ा स्पोक्स पर्सन, कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई बड़ा लीडर उनका मारा जाए, हर डिस्ट्रिक्ट में मारा जाए, तो कितनी वहशत होगी आप खुद समझ सकते हैं। बिल्कुल ये सही। एक 19 वैसे ही जनवरी को एक क्या हुआ फिर? ये सारा चलते चलते 19 जनवरी पे अगर हम आए तो उस दिन क्या हुआ? 18, 19, 20 जनवरी को, और मस्जिदों से क्या देख, ऐलानात हुए? हाँ, ये मैं बताना चाहती हूँ कि दिसंबर 1989 और जनवरी के ये जो 18-19 दिन लगातार हम लड़के नकाबपोश होते थे, निकलते थे, कश्मीरी मुसलमान लड़के थे, लंबे लंबे फेरन पहन के। ये लोग पेट्रोल बॉम्ब्स फेंकते थे, ये रैलीज निकालते थे, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, या पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इल्ला इल्लल्लाह, ये ये सारे नारे लगते थे सड़कों पे, गलियों में। और लगातार हर दिन, मतलब आप ये सोचिए कि 1989 का जो पूरा साल था, हम स्कूल में थे, 7th क्लास में मैं थी। हर दूसरे दिन कर्फ्यू लगता था, हर तीसरे दिन बॉम्ब ब्लास्ट होता था, हर चौथे दिन कोई ना कोई अफरा तफरी, और इन लोगों ने सिलेक्टिवली जो है कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट करके मारा। कहीं ठीक है। कहीं पे सड़क पे मेरे सामने जो हुआ, मैं उसका आपको, आपके ऑडियंस के लिए बताना चाहती हूँ। एक बहुत बड़े वकील और बहुत बड़े लेखक कश्मीर के, प्रेमनाथ भट्ट, उनका कत्ल मेरी आंखों के सामने हुआ। तो माय मैं बच्ची थी मैं बच्ची थी, मैंने ये देखा कि उनका कातिल जो है वो बहुत तेजी के साथ भागने लगा। मैंने अभी लाश नहीं देखी थी, मैंने गोली की आवाज सुनी, और मैं ट्यूशन पढ़ने जाती थी। तो मैं ट्यूशन जहाँ पे जाती थी उनके घर से निकली, और मैंने इस
वहशी दरिंदे को भागते हुए देखा और थोड़ी दूर आगे चली तो सामने लाश थी। तो मैं वापस ट्यूशन जो हमारे टीचर थे उनके घर गई और मैंने उनको कहा कि कुछ हुआ है। मैं हड़बड़ाहट में कह नहीं पाई कि क्या हुआ था। तो मैंने उनको कहा कि कुछ हुआ है, आप जाके देखिए। तो वो सिलसिला मैंने देखा। मैंने ये भी देखा कि कई बार जब हम स्कूल से शायद साल में कुछ चंद दिन जब हम स्कूल गए, एक दिन मेरी बहन और मैं एक एनकाउंटर में फंस गए। एक तरफ ये जिहादी जितने भी थे वो चिल्ला रहे थे, वो पत्थर फेंक रहे थे, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक रहे थे, और दूसरी तरफ से इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स थी, सीआरपीएफ के जवान थे। तो उन पे ये अटैक हो रहा था और इस सब में हमें समझ नहीं आया कि हम क्या करें, घर जाएं तो जाएं कैसे। तो फिर हम एक गली में घुसे और किसी कश्मीरी हिंदू जिनको हम नहीं जानते थे उनके घर में शरण ली जब तक वो सारा मामला ठंडा नहीं हुआ। तो ये हुआ। अब जेकेएलएफ ने 89 में, जब बेशक अपने आप को ये लोग बहुत सेक्युलर कहते हैं, लेकिन आप सोचिए कि ये जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं और जिन्होंने कहा कि वो जम्मू एंड कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, आप सोचिए कि इन लोगों का एक बहुत बड़ा दरिंदा जो है, जिसको कहूंगी मैं, उसका नाम था बिट्टा कराटे। उसका सब लोकल नाम बिट्टा था, लेकिन कराटे इसलिए क्योंकि सबको गलत फहमी थी कि ये कोई कराटे प्लेयर है। तो ये बिट्टा कराटे ने ऑन टेलीविजन बाद में बोला कि उन्होंने 40 से ज़्यादा 45 कश्मीरी पंडित मारे और उसके बाद उनको गिनती भूल गई। कितने मारे होंगे उनको याद नहीं था कि कितने मारे, लेकिन उन्होंने ये टीवी पे कहा। तो ये जेकेएलएफ के मेंबर थे। ये जो और यासीन मलिक है ये भी तो इन्वॉल्व थे ना, जो 4 एयरफोर्स के लोग कत्ल हुए हाँ, थे वहां उसमें पे अटैक पहुंचे। में। इसने भी गोलियां चलाई थी, यासीन मलिक ने भी उनको शहीद किया। यासीन मलिक पे बहुत सारे आरोप है। एक तो जिसमें बहुत क्लियरली वो अभी भी केस जो चल रहा है, बहुत सारे केस चल रहे हैं, लेकिन देखिए सारा जो सिस्टम था कश्मीर के अंदर, इन्होंने सिस्टम ऐसा खोखला करके रख दिया था कि सरकार में भी इन्हीं के लोग थे। मतलब पाकिस्तान की जो एजेंट थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट फारूक अब्दुल्ला की सरकार में भी थे, बाद में मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार में भी थे, और महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की सरकारों में भी थे पाकिस्तानी एजेंट और ये सारे जिहादी। तो यासीन मलिक ने एयरफोर्स ऑफिसर्स दिन दहाड़े बहुत नजदीकी से जाके उन पे गोलियां चलाई, उनको मारा। जब मैं पत्रकार बनी, मैंने यासीन मलिक का कई बार इंटरव्यू किया। ज़मीर मानता नहीं था कि उनके साथ बैठने को जी नहीं करता था, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते आपको आपको सब लोगों से बात करनी पड़ती है, आपको कातिल से भी बात बिल्कुल करनी ठीक है, पड़ती है। आपने यासीन मलिक का इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू की क्या तफसीलात हैं और मजीद चीजें हम अपने अगले शो में आपसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, इस वक्त हमारे इस शो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मैं चाहूंगा कि इस शो को आप वायरल करें, सब देखें, खासतौर पे पीओजे के पीओजीपी में। हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमजद यूब मिर्जा को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद। शुक्रिया।